नमस्कार साथियों, आप सभी का विजडम एकेडमी जयपुर की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के लिए राजस्थान भूगोल की संपूर्ण क्लास और उसके बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लास देख ली होगी और आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब उसी सफलता और आपकी भारी डिमांड के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए राजस्थान का इतिहास की संपूर्ण क्लास। साथियों, आज की इस क्लास में हम इतिहास को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। मैंने इस क्लास के लिए जो अपने स्पेशल शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको पूरी दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे इन नोट्स को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया और आपने क्लास पर फोकस रखा तो एग्जाम में आपके 80 से 90% सवाल यहीं से छपने वाले हैं। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देखेंगे तो आपको वाकई में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। तो चलिए साथियों, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और क्लास की हम शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट ही सिलेबस से होती है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ पाए उसके बाद ही आप क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। साथियों, सिलेबस के अंदर आपको देखो क्या क्या दे रखे हैं। देखो, नो टॉपिक सिलेबस के अनुसार दे रखे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टॉपिक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अगर व्याख्या करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी वहाँ से निकल के आते हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता। यह हमारा पहला टॉपिक है ना। तो पहले टॉपिक के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें को अध्ययन करेंगे। जैसे आहड़ सभ्यता हो गया, है ना। कौन कौन सी आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट के अंदर और ओशिया के अंदर जो सभ्यताएं थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें अध्ययन करेंगे वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये चीज़ें हम अध्ययन करने वाले हैं उनके बारे में। उसके बाद में राजस्थान का 18वीं शताब्दी तक इतिहास एवं राजपूत वंश के अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ थी। देखो, गुज्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, सोलंकी, गहलोत, उसके बाद में राठौड़, कछुआ वंश, सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर सभी को अच्छे से कवर करने वाले हैं, है ना। सभी को अच्छे से कवर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे आगे देखो साथियों, कौन कौन सी चीज़ें और है हमारे सिलेबस के अंदर। उसके बाद हैं दिल्ली सल्तनत के साथ भारत राजस्थान के जो संबंध थे, राजस्थान के जो राजवंशों के जो संबंध थे वो इसके अंदर अध्ययन करेंगे, है ना। दिल्ली सल्तनत के साथ, जिसके अंदर मेवाड़, रणथंभौर और जालोर वंश के जो महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक हो जाता है वह कौन सा हो जाता है, राजस्थान और मुगल, मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर, जो मतलब राजस्थान के जो राजवंश थे प्रमुख, उनको हम विस्तार के साथ अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें देखो, प्रमुख राजवंशों के बारे में, प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़े तो महाराणा राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, जिन्हें हम भूला बिसरा राजा के नाम से भी जानते हैं, है ना। और मेवाड़ के राज सिंह, बीकानेर के राय सिंह, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारे जो सिलेबस का अगला टॉपिक आ जाता है वह कौन सा आ जाता है, 1857 की क्रांति, राजस्थान की 1857 क्रांति, है ना। जिसमें हम अजमेर, नीमच, नसीराबाद, देवली, सभी के बारे में विस्तार के साथ चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, हमारा अगला टॉपिक है वह राजनीतिक जागरूकता। देखो, राजनीतिक जागरूकता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं साथियों, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, हमारे जो नोट्स हैं उन नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो, हमारी क्लास को एक बार देख लेते हो, आपका सिलेबस का 80 से 90% काम यही हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको सीधे एग्जाम देने जाना है। यहाँ से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, वो आपको ऐसे कैसे देखने को मिल जाएंगे, है ना। इस चीज़ की आप श्योर रहिए, श्योर अच्छे से। मैं आपके इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया नोट्सों को, नहीं, इसमें जितनी अच्छी बातें शामिल हो सकती थी, जितनी बातें शामिल होनी चाहिए थी, मैंने सभी उन बातों को अपने नोट्सों के अंदर शामिल किया है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स भी है, एक प्रकार से कंप्लीट भी है। और वाकई में कम समय में इतना मैटर, अच्छा मैटर मिल जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है ना। उसके बाद में जो प्रजामंडल आंदोलन है, जो है ना, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, है ना। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, सिंपल सी बातें हैं, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर साथियों गलत हो जाते हैं ना। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हम चीज़ें हैं वो पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करें। और अगला जो हमारा टॉपिक हो जाता है, लास्ट टॉपिक है हमारा, राजस्थान की प्रमुख हस्तियाँ। तो साथियों, हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है और हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, है ना। ये हमारा पहला टॉपिक है। और जो पहले टॉपिक का जो सबसे पहली सभ्यता हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, जो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कालीबंगा सभ्यता। अब साथियों, कालीबंगा सभ्यता को पढ़ेंगे तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन से जिले में इसके प्रमाण मिले, तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसके प्रमाण मिले हैं। इस कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, है ना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है।
कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? सरस्वती नदी, जैसे गग्गड़ नदी और द्वेषदती, यहाँ पे द्वेषदती लिखा हुआ है ना। और आपको एक और चीज़ बता दूं, घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। खोजकर्ता अमनानंद घोष इसके खोजकर्ता थे। 1952-53 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के ये सदस्य भी थे। और खोजकर्ता के बाद जो उत्खननकर्ता होते हैं उनमें कौन थे? एक तो देखो इसका जो, इसको आसानी से याद किया जा सकता है साथियों, बी लाल, बी के थापर, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP जैन, ये इसके उत्खननकर्ता थे। वैश्विक स्तर पर कालीबंगा की प्रथम जानकारी LP टेसी टोरी ने दी थी। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो मेरे कई साथी इसको गलत कर देंगे, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? LP टेसी टोरी ने दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हड़प्पा कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्थल था। को कैसा स्थल था? एक नगरीय स्थल। आगर ऐतिहासिक काल कांस्य युगीन व ताम्र पाषाण कालीन स्थल है ये, है ना। कांस्य युगीन स्थल भी है और ताम्र पाषाण युगीन स्थल भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि इसका जो उत्खनन किया गया था वो 5 स्तर में किया गया था। तो यहाँ पे 5 स्तर में 2 प्रकार की यहाँ सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। एक तो प्राक हड़प्पा कालीन और एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिसमें प्राक हड़प्पा प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा के थे और अंतिम 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। अब साथियों इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझो कि जो प्रथम के 2 स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीनतम साक्ष्य थे, और अंतिम जो 3 स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन स्थल थे, है ना। अब देखो साथियों आगे चलते हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष। अब देखो सभी को पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो यहीं से पूछे जाते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। तो देखो साथियों इमेजेस के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं। कालीबंगा से देखो एक तो एक दुर्ग मिला है ना, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, है ना। तंदूर देखो चूल्हा कैसे होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याघ्र अंकन युक्त बेलनाकार मोहर, देखो ऐसे सिक्के चलते थे सबसे पहले, ये मोहर है साथियों। और देखो 6 छेद युक्त बालक की खोपड़ी, जो कि शल्य चिकित्सा के सर्वप्रथम प्रमाण यहीं से हमें देखने को मिल जाता है ना। उसके अलावा देखो आगे चलते हैं, और ये नोट्स देखो कितने इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप इन्हें समझ भी सकते हैं, इमेजेस के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। और जो भी जितना भी कंटेंट है ना वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, बिना मतलब कि एक भी बात मैंने अपनी इस वीडियो में ना ही तो शामिल की है ना ही नोट्सों के अंदर शामिल है। जब आप इन नोट्सों को पढ़ोगे और एग्जाम देने जाओगे तो आपको वाकई में ऐसा महसूस होगा कि वाकई में हमने जो नोट्स पढ़े हैं वो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड थे। और इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी करना एक समझदारी वाली बात है, और आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। देखो और भी समझ लेते हैं, देखो इसको एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दोहरे जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण भूकंप के साक्ष्य, प्राक हड़प्पा, 7 अग्नि वेदिकाएं, लकड़ी की नैली मिली है, व्याघ्र अंकन बेलनाकार मोहर मिली है, तंदूर मिले हैं, 3 प्रकार के समाधान, कांस्य के दर्पण मिले हैं, देखो कांस्य का दर्पण आप यहाँ पे देख सकते हो, तांबे के बेल, खिलौना गाड़ी, ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, 6 छेद युक्त बालक की खोपड़ी शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, मुहरों पर व्याघ्र का अंकन, गाय का मुख वाले प्याले और हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियां भी यहाँ पे मिली है। तो आपको यह सभ्यता कंप्लीट हो चुकी होगी, अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हमारी जो दूसरी सभ्यता है वह है आहड़ सभ्यता। साथियों आहड़ सभ्यता, अब देखो आहड़ सभ्यता का कौन सा जिला है? देखो उदयपुर, है ना। और किस नदी के किनारे ये सभ्यता थी? तो ये बेडज नदी के किनारे यह सभ्यता थी। आपको यह याद रखना है। बेडज नदी एक प्रकार से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बनास की सहायक नदी है। देखो ज्योग्राफी भी कंप्लीट करते चलो, और मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले मैंने जो ज्योग्राफी की क्लास करवाई थी वो आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। देखो सिलेबस तो आपको कवर करना है ही। उपनाम आघाटपुर, आघाट, दुर्ग, दूलखोट, और इसकी जो उपनाम है ये बनास संस्कृति का केंद्र, काले लाल मर्द भांडों वाली संस्कृति का केंद्र भी यही है ना, आहड़ सभ्यता। देखो आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। अब देखो खोजकर्ता अलग होता है, उत्खननकर्ता अलग होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो खोजकर्ता भी वही था, उत्खननकर्ता भी वही है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उत्खनन कार्य कब किया था इसका ना? 1955 से 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। 1961 में व्यापक स्तर पर उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया व VN मिश्र, देखो PL चक्रवर्ती ने किया था। व्यापक खनन इसका इन्होंने किया था। 1961-62 में डेक्कन कॉलेज पूना व मेलबर्ग विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा उत्खनन इसका किया गया था। देखो इतना अगर पूछ लिया जाए तो आप जरूरी से याद रख सकते हैं ना।
आगे चलते हैं। यह गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। देखो ये सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है आहड़ सभ्यता, यह गैर सिंधु सभ्यता स्थल है, याद रखना आपको। आहड़ से उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें तृतीय स्तर के चित्र बर्तन व चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है ना। देखो इससे पहले हमने जो पढ़ा था कालीबंगा 5 स्तर पर उत्खनन कार्य हुआ था, इसका 8 स्तर पर उत्खनन कार्य हुआ है ना। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो जो प्राप्त अवशेष थे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इमेजेस के माध्यम से आप कुछ याद करना चाहो तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। जैसे देखो उल्टी पिताई विधि से मर्द भांड निर्मित, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबा गलाने की भट्टी। देखो हाँ सर, तांबा गलाने की भट्टी है ना, चित्रित मर्द भांड देखो, और यूनानी अपोलो का चित्र एक मोहर पे बना हुआ था, वो भी आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने मैटर लिख रखा है कि कौन कौन से अवशेष मिले थे, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इनको पढ़ के समझा देता हूँ। तांबे गलाने की भट्टी, उल्टी पिताई विधि से मर्द भांड बनाने वाला प्रमाण लाल व काला, ये आप इमेजेस के माध्यम से याद रख सकते हैं। पत्थर व धूप में पकाई ईंटों से निर्मित मकान। देखो ये पत्थर और धूप में जो पकाई गई ईंटें हैं ना, तो इससे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पक्की ईंटों के मकान किस सभ्यता स्तर में मिले हैं, है ना। वो ईंटें कैसे हो गई, वो पक्की हुई ईंटें हो गई, है ना। अभी तो वर्तमान में क्या करते हैं, अभी तो वर्तमान में आग से उन्हें ईंटों को पका लेते हैं, एक भट्टी होती है, लेकिन पहले धूप में पकाया करते थे। इतना सोचा नहीं करते थे, इतना रिसर्च नहीं किया करते थे। देखो आगे हैं 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं व 3 मुहूर। बनालियस बुल, देखो इंपॉर्टेंट है बनालियस बुल। देखो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप इन शब्दों को जरूर याद रख लीजिए। बनालियस बुल जैसे आपके माइंड में आए तो आपको सीधा आर्ट सभ्यता से जोड़ देना है, ठीक है। रंगाई छपाई के जो साक्ष्य थे वो भी यहां से मिले हैं। आभूषण सहित समाधान मिले हैं। लेपिस और लाजुली के प्रमाण मिले हैं ना। तांबे गलाने के 2 यंत्र, मिट्टी के अनाज रखने के पात्र, गोरे और भट्टी नुमा चूल्हे। अगर आप इनको देखो पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम हमारी अगली सभ्यता की ओर चलते हैं। तो साथियों आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और बचा है, वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, और आहड़ सभ्यता मेरे चल रही थी, है ना, जो कि दूसरे नंबर की सभ्यता थी। जिला कहाँ से मिला था, ये उदयपुर जिले से मिली थी। अब देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ प्राप्त मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। चित्र व त्रिशूल का चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है। जो मुद्राएं होती है ना साथियों, जो जहां से पहले व्यापार किया जाता था, जिसपे त्रिशूल का चित्र भी है और यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी है। तो इससे एक चीज तो सोचने में विचार करने योग्य बात है कि यहाँ का व्यापार यूनान से जुड़ा था, ऐसा सोचा जा सकता है ना। आगे चलते हैं। यहाँ बने भवनों में धूप से पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। धूप से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। साथियों ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट और इतने एग्जाम ओरिएंटेड है कि आपको इनको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। अगली सभ्यता है हमारी गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना, वर्तमान में जिले भी मैंने अपडेट कर दिए है ना। पहले ये कौन सा जिला था, सिक्कर जिला था। अब वर्तमान में नीम के थाना जिले के अंदर यह गणेश्वर सभ्यता है। साथियों हमारे जो भी नोट्स है वो अपडेटेड नोट्स है, ठीक है। वो किस नदी के किनारे हैं, कांतली नदी के किनारे हैं। उत्खनन कार्य कब हुआ था इसका, 1977 में उत्खनन कार्य हुआ था। हाँ तो साथियों देखो उत्खनन कार्य कब हुआ था इसका, उत्खनन कार्य 1977 में RC अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था, ठीक है। और गणेश्वर जो सभ्यता है उसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, तो गणेश्वर सभ्यता है। ताम्र संचय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और देखो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो गणेश्वर है, क्योंकि यह सभ्यताओं की जननी है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इसलिए यह प्राचीनतम सभ्यता हो गई। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबे की मात्रा थी। अब साथियों देखो कितनी इंपॉर्टेंट सभ्यता थी। अब प्राचीन काल में जब हम पहले अगर हम विचार करें तो प्राचीन काल में देखो किस प्रकार से ये सभ्यताएं रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सोचने में आता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते सोचते ऐसे लगता है कि वाकई में वो भी क्या दिन रहे होंगे जब इतने प्राचीन काल में लोग
इतने ज़्यादा विकसित हो गए थे, इतने ज़्यादा सभ्यताओं के बारे में, सभ्यताओं के मतलब सभ्यताओं से रह रहे थे, है ना? प्राचीन काल की बात है। और आज देखो, आज भी लोग बाग ऐसी सभ्यताओं में नहीं रह पा रहे हैं। तो साथ ही मैं बता रहा हूँ, देखो मछली पकड़ने का काँटा, तांबे का काँटा, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर खाने में मछली का प्रयोग किया जाता था। और जब पहले कौन-सी नदी थी ये? कांतली नदी। तो कांतली नदी इतनी बड़ी नदी थी कि यहाँ पे मछलियाँ और ये सब मिलती थी। अभी वर्तमान में तो ये नदी कौन-सी है? बिल्कुल एक प्रकार से अब इसकी जो जल की मात्रा है इस नदी के अंदर वो बहुत कम हो चुकी है। दोहरी सिरा वाली पेचदार पिनें, देखो दोहरी सिरा वाली पेचदार पिनें भी यहाँ से मिली है। काला मर्दभांड कृष्णवर्णी यानी कि काला मर्दभांड और नीला मर्दभांड भी, जिसे गेरिक के नाम से जाना जाता है। देखो गेरिक के नाम से, इंपॉर्टेंट है, याद रखें जरूर। यहां तक हमने पढ़ लिया था। और आगे था कि मछली पकड़ने के जो कांटा है वो यहीं से मिला है। दोहरी शीरा वाली पेचदार पिने मिली है। जहां से प्राप्त मर्दभांड काला व नीला रंग के मिले हैं, जहां कृष्णवर्णी व गेरिक मर्दभांड उसे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं साथियों। हम हमारी चौथी सभ्यता की ओर चल रहे हैं। हमारी चौथी सभ्यता है बेराट सभ्यता। और इतने कम समय में हम सभ्यताओं को कवर कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ी बात है। पहले ये जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर। अब देखिए साथियों, नोट्स को मैंने किस कदर अपडेट किया है। वर्तमान में कौन से जिले में है? कोटपुतली बहरोड के अंदर बेराट सभ्यता कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। नदी कौन सी है? बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख स्थल कौन से है? बीजक की पहाड़ी, भीमजी डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश मोती डूंगरी। दयाराम साहनी और कैलाश चंद्र दीक्षित ने इसका उत्खनन कार्य किया था, है ना? उत्खनन कार्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1936-1937 में। कैलाश चंद्र दीक्षित और नील रत्न शास्त्री व सॉरी आखिरी में आप देख सकते हैं देश पांडे। कौन से देश पांडे? एम एन देश पांडे ने इनका उत्खनन कार्य किया था। देखो आगे चलते हैं। आगे है प्राग ऐतिहासिक कालीन अवशेष यहाँ से मिले हैं। देखो पाषाण कालीन शैल चित्र, पाषाण औजार कारखाना, यहाँ से हाथी मानव के शैल चित्र मिले हैं, जिस कारण बेराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। ओ भाई, देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है ना। इंपॉर्टेंट लाइन तो है ही आप सभी के लिए, जिसे बेराट की प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। क्योंकि चित्रशाला क्यों कहा जाता है? यहां से हाथी मानव के शैल चित्र मिले हैं, है ना? कौन से चित्र मिले हैं? हाथी मानव के शैल चित्र यहां से आपको मिले हैं। महाभारत कालीन अवशेष भी यहां से मिले हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट सभ्यता रही होगी कि जब पहले महाभारत काल की बात है, जब अर्जुन और साथियों हम बात कर रहे थे कि बेराट सभ्यता से महाभारत कालीन अवशेष भी मिले हैं। अब प्राचीन काल में, जब महाभारत काल में, जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव वगैरह इस सभ्यता के अंदर आए थे, है ना? बेराट प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत था, है ना? मत्स्य महाजनपद के अंदर। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राजधानी विराटनगर इसकी राजधानी थी, बेराट जिसे कहा जाता है ना? और मौर्य काल के अवशेष भी यहाँ इस सभ्यता से हमें मिले हैं। मौर्य काल के अवशेष भी। बौद्ध धर्म के अवशेष सिंह उत्कीर्ण 2 अशोक स्तंभ, बौद्ध मंदिर, स्तूप व विहार। अब देखो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हम इमेजेस के माध्यम से इसको और भी आसानी से समझ सकते हैं। इमेजेस में कौन सी है? पहले तो हाथी मानव के शैल चित्र है, ठीक है, विराटनगर सभ्यता में है। अशोक स्तंभ मिले हैं। कौन से अशोक स्तंभ मिले हैं? देखो 2 अशोक स्तंभ मिले हैं और एक बौद्ध स्तूप, है ना? बौद्ध स्तूप भी यहां से मिला है। आगे चलते हैं साथियों। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बेराट की बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के एक शिलालेख की खोज की थी, जिसे बेराट अभिलेख या बाबरू अभिलेख के नाम से जाना जाता है। 1870-71 में अशोक के दूसरे बाबरू अभिलेख की खोज भीमजी की डूंगरी से LNC कार्लाइल ने की थी, मतलब ठीक है, कार्लाइल ने की थी, इतना से याद रख लीजिए, ठीक है।
ये रहा चीनी यात्री हेनसांग, यहाँ पे हेनसांग लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है लेकिन हेनसांग है ना, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि आपको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो चुका होगा और आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। हेनसांग ने 664 ईस्वी में बैराट की यात्रा की और यहाँ 8 बौद्ध स्तूपों की जानकारी प्रदान की थी, चीनी यात्री हेनसांग ने, है ना। मुगल कालीन अवशेष भी इस सभ्यता से मिले हैं। अब साथियों, एक सभ्यता और कितने अवशेष मिले हैं? महाभारत कालीन अवशेष हो गया, मौर्य कालीन अवशेष हो गया, और ये प्राचीन सभ्यता तो है ही, तो वहाँ के भी अवशेष तो यहाँ पे है ही। मुगल कालीन अवशेष भी यहाँ से हो गया। अब देखो, मुगल कालीन अवशेष के अंदर अकबर की टकसाल के प्रमाण और मुगल गार्डन यहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये बाद के अवशेष, ये बाद के प्रमाण है। लेकिन देखो अन्य अवशेष कौन कौन से हैं? उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि, है ना। और देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत लिखने में यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर हुआ है। 36 मुद्राओं के प्रमाण, 8 पंचमाक व 28 इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक 16 सिक्के राजा मिनेंडर के मिले हैं, है ना। ये याद रखना है। कोई एरर हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप याद रख लीजिए, है ना। तो इतने तो आपने पढ़ रखा होगा। और देखो कितने सिक्के हैं आप देख सकते हैं, 16 सिक्के, ठीक है। इंडो ग्रीक सिक्के हैं ये सारे सिक्के, है ना, इंडो ग्रीक सिक्के, है ना। मुगल गार्डन हो गया। अब हमारी एक और सभ्यता है जिसका नाम है बारातल सभ्यता। साथियों, इस सभ्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में बालाथल ग्राम में बेडच नदी के किनारे इस जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास हुआ है। सर्वप्रथम इसका उत्खनन 1993 में पूना विश्वविद्यालय के प्रो वी एन मिश्र द्वारा किया गया। पुराशेष की बात करें, यहाँ पर कृषि, पशुपालन, आखेट के साक्ष्य तो मिले ही हैं। लोहा गनाने की 5 भट्टियों के अवशेष मिले। यहाँ 5वीं सदी से ईसा पूर्व एक हाथ का बना हुआ एक कपड़ा भी यहाँ पे मिला है। साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। बालातल से 11 कमरों का विशाल दुर्गनुमा भवन प्राप्त हुआ है। अब साथियों, इसको कैसे याद रखेंगे? अब इस इमेजेस के साथ हम इसको आराम से याद रख सकते हैं। जैसे कि एक दुर्गनुमा भवन है, ये कपड़ा है और ये प्राचीन कुष्ठ रोग का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इन नोट्स के अंदर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आराम से जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथियों, अब हमारी कुछ अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जिन्हें संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। जैसे कि गिलुंड सभ्यता के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यह सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे, अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये नदी है, ये नदी है और यहाँ पे इसके किनारे ये सभ्यता है और पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग हुआ है। सुनारी सभ्यता के बारे में बात करें तो कांतली नदी के किनारे नीम का थाना के पास ये सुनारी सभ्यता है और प्राचीन भट्टी यहाँ पे मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारी रंगमहल सभ्यता। देखो, रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर, यहाँ पे गुरु शिष्य की मूर्तियाँ मिली है। कुषाण कालीन एक सिक्का प्राप्त हुआ है। रेड टोंक की बात करें तो डील नदी के किनारे हैं, टोंक में है। और यह मालव जनपद के सिक्के यहाँ से मिले हैं। लोहे की सामग्री यहाँ से मिली है। और नगरी मध्यमिका की बात करें तो देखो, नगरी से ही याद हो जाना चाहिए आपको, चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं हम। बेडच नदी के किनारे है स्थित है ये। यहाँ से हमें प्राचीन मोहरे प्राप्त हुई है ना। और एक और आपको बता दूं, यहाँ पे महिषासुरमर्दिनी, है ना, महिषासुरमर्दिनी की क्या है, मर्ण मूर्ति मिली है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मर्ण मूर्ति मिली है। नौह सभ्यता भरतपुर, रूपा रेल नदी याद होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। भरतपुर में कौन सी नदी है? रूपा रेल नदी। यहाँ पर जाख बाबा की विशाल मूर्ति मिली है, ठीक है, जाख बाबा की। और विभिन्न अब साथियों, यहाँ से हमारा जो सेकंड टॉपिक है वह टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अग्निकुंड का एक सिद्धांत आता है। देखो, यह सबसे पहले एक प्रमाणिक और पौराणिक मत था। इस सिद्धांत के अनुसार और कहा जाता था कि जो राजवंश है उनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि मूल स्रोत तो इसका माना जाता है कि जो चंद्रबरदाई का सिद्धांत है। देखो, सिद्धांत भी कौन कौन से है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन सा है, अग्निकुंड सिद्धांत। उसके अलावा फिर विदेशी मत अलग है, हमारे देश के जो इतिहासकार है उनका मत अलग है। और इसमें भी देखो, सबसे जो बढ़िया आता है उस चंद्रबरदाई का ग्रंथ आता है जिसे पृथ्वीराज रासो कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसे आप करेक्ट कर लीजिए, जिसके आधार पर ऐसा कहा गया है कि राजवंशों की जो उत्पत्ति है, जिसके अंदर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, है ना, चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर राक्षसों के आतंक से बचने के लिए एक यज्ञ किया। अब यज्ञ में 4 वीर राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान। इसका जो समर्थन है वह मोहनत नैणसी ने और सूर्यमल मिश्र ने किया है। इसकी आलोचना भी कई लोगों ने की है, जैसे कि डॉक्टर ओझा ने की है, और भी कई विदेशी विद्वान थे, क्योंकि विदेशी विद्वान इनकी उत्पत्ति विदेशी शक्तियों के भरोसे थे, कि मतलब विदेशियों के माध्यम से इनकी जो उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानते थे। ठीक है, तो अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? आप यही याद रखें, चंद्रबरदाई ने दिया था सबसे पहले, और समर्थन किसने किया था वो बता दिया, और इसकी आलोचना किसने की थी। अब देखो विदेशी में कौन कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। इस मत के अनुसार राजपूत उन विदेशी आक्रमणकारियों जनजातियों के वंशज है जो भारत आई थी। कर्नल जेम्स टोड ने सीधा सीधा कहा है कि राजपूतों को शक और सिथियन, देखो सीधा कहा है, शक और सिथियन जातियों का वंशज माना है। टोड ने राजपूतों और शकों की सामाजिक रस्मों जैसे कि अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, सूर्य पूजा, सती प्रथा के में समानता के आधार पर यह तर्क दिया है। सीधा है। विलियम क्रुक, इन्होंने कर्नल टोड के मतों का समर्थन किया है। V.A. स्मिथ ने, इन्होंने राजपूतों को, राजपूत थे उन्हें हूणों का वंशज माना है। और अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो उन्होंने राजपूतों को विशेष कर गुज्जर प्रतिहारों को कुषाणों यूची जाति का माना है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने के जो सिद्धांत थे, ये सर्वे प्रमाणिक सिद्धांत और सबसे ज़्यादा माने जाने वाले सिद्धांत है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति, जो ब्राह्मण लोग थे जैसे कि डॉक्टर D.R. भंडारकर, है ना, डॉक्टर D.R. भंडारकर, दोनों ही डॉक्टर है, देखो याद करने के लिए आसान हो जाएगा। और एक में तो शर्मा भी लगा हुआ है, और शर्मा कहाँ पे लगाते हैं हम ज़्यादातर? शर्मा हम लगाते हैं ज़्यादातर जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना। तो दोनों ने किसकी उत्पत्ति की है? ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में ऐसा कहा गया है, इसका समर्थन तो देखो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इसका समर्थन किया है। ठीक है, लेकिन याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा आने के बाद आपको यह नहीं बताना है कि जो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणों की इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया है, आपको यह चीज़ नहीं बतानी है। यह आपको याद रखना है कि इन्होंने उत्पत्ति किसे बताई है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी होने के आधार पर इन्हें बताई है। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसलमेर की भाटी और करौली के यादव वंश स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं। नाम नाथ अभिलेख आबू के शिलालेख में हम्मीर महाकाव्य में राजपूतों को विशेषकर चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। आगे बात करें, देखो वैदिक आर्यों के संतान। अब वैदिक आर्यों के संतान के बारे में कहा गया है कि C.V. वैद्य ने कहा है। ठीक है, C.V. वैद्य की बात करें, डॉक्टर ओझा की बात करें, है ना, तो यहाँ पे भी देखो आ गया है, लेकिन आपको याद रखना है डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, आपको याद रखना है। तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया, राजपूत विदेशी प्राचीन वैदिक आर्यों के वंशज है और पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय है। C.V. वैद्य ने उनके शारीरिक गठन और युद्ध कौशल को वैदिक क्षत्रियों की समान बताया है। आगे चलते हैं साथियों, समय कम है लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ श्योर बता देता हूँ, हमारी जो PDF है वो बहुत ही कम पेजों के अंदर है। राजस्थान के इतिहास को आपने इतने कम पेजों में आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इतने शॉर्ट और इतने शानदार नोट्स तो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े होंगे साथियों। तो ज़रूर आप इन नोट्सों को एक बार ज़रूर पढ़ें। अब देखो सिद्धांतों के बारे में बात करें तो 3 सिद्धांत है अग्निकुंड, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर है उन्हीं से जुड़ा हुआ, ये आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब साथियों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रतिहार राजवंश के बारे में। ठीक है, प्रतिहार राजवंश के बारे में सीधा मैं राजधानियों को लेकर चलता हूँ। देखो इतना समय है नहीं कि मैं आपको विस्तार के साथ पढ़ाऊँ, मैं आपको वो चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिहार ने समय और साम्राज्य के विस्तार में अपनी राजधानियाँ बदली है। इनका क्रम सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्रम बताइए। सबसे पहले मंडोर थी, उसके बाद भीनमाल, उसके बाद जालोर, उसके बाद कन्नौज। फिर से बता देता हूँ, मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज, ये इनकी राजधानियों का क्रम है, आपको ज़रूर याद रखना है ये चीज़। आगे चलते हैं, आगे देखो मंडोर के बारे में बात करें। ठीक है, राजधानी है, राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो साथियों मैं ऐसा मानता हूँ कि
प्रतिहार राजवंश को आपने इससे पहले भी बहुत पढ़ा होगा, और आप जिस प्रकार से पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, इतने क्वेश्चन नहीं पूछता है, और वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। मंडोर के बारे में बात करें, गुज्जर वंश के आदि पुरुष हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रज्जिल के समय यह मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, देखो हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण पत्नी थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी के कुछ पुत्र होते हैं, 4, रज्जिल, कक्कक, दय और एक और नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इन्होंने क्या कर दिया था, ये क्षत्रिय थे तो इन्होंने एक अलग राजवंश चलाया, जो ब्राह्मणी थे वो थोड़ा उनके थोड़े अलग राजवंश थे, और उनके भी जो क्षत्रिय थे उनके अलग राजवंश में थोड़े अलग राजवंश आ जाते हैं, है ना, जो अलग अलग राजधानियां बनाते हैं। लेकिन क्रम से पूछ लिया जाए तो मंडोर, जालोर आपको याद रखना है, उज्जैन, उसके बाद में लास्ट में कन्नौज, है ना। भीनमाल के बारे में बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने चावड़ राजपूतों को परास्त कर भीनमाल पर कब्जा किया, इसे अपनी राजधानी बनाई। देखो कितना इंपॉर्टेंट सिंपल सी लाइन आपकी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकती है। इन नोट्स से आपको यह साबित हो यह आपको पता लग रहा होगा, और मेरी क्लास तो तब कारगर साबित हो जाएगी तब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और इन नोट्सों को ऐसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तब आप हम इस चैनल को याद करोगे और क्वालिटी देखोगे कि क्या क्वालिटी रही है। उज्जैन के बारे में बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने आगे चलकर मालवा पर विजय प्राप्त की और उज्जैन को राजधानी के रूप में स्थापित किया। कन्नौज की बात करें तो वस्त्रराज ने कन्नौज पर अधिकार का प्रयास शुरू किया, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को पराजित कर कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की स्थायी मुख्य राजधानी बनाई। ठीक है, कन्नौज तक मैंने बता दिया। क्रम आपको मैं फिर से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए कि ये तो पूछा जाएगा ही किसी न किसी एग्जाम में, मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और आखिरी में कन्नौज। देखो कन्नौज के बारे में बात करें तो सबसे उपजाऊ मैदान था। कन्नौज को कौन बनाता है, नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं ना। उज्जैन को कौन बनाता है, भीनमाल को कौन बनाता है, और मंडोर को कौन बनाता है, वो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखो प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़े बहुत और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आद्य पुरुष मूल पुरुष कौन था, है ना। शब्दावलियाँ और फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो साथियों, अगर आप यहाँ तक आपने क्लास देख ली है तो आप एक काम कीजिएगा, विजडम अकेडमी जयपुर के इस आइकन को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह क्वालिटी मेंटेन करता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बात करें आदि पुरुष और मूल पुरुष। देखो हरिश्चंद्र, जिनको रोहलद्दी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें प्रतिहारों का गुरु, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है। इन्होंने मंडोर शाखा की स्थापना की थी। नागभट्ट इन्हें भीनमाल, जालोर, उज्जैन की रघुवंश प्रतिहार शाखा का वास्तविक संस्था का आदि पुरुष मानता है। पितृहंता की बात करें तो मिहिर भोज, इन्होंने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने कमजोर पिता रामभद्र की हत्या की थी, है ना। रामभद्र एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का शासक रहा है, और मिहिर भोज बहुत ही गुज्जर प्रतिहार वंश के बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी शासक रहे हैं। आदिवराह की उपाधि कौन लेता है, आदिवराह के बारे में चलते हैं। आदिवराह मिहिर भोज को ही यह उपाधि प्राप्त होती है, याद रखना। भगवान विष्णु के परम भक्त और वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे वो कौन थे, मिहिर भोज थे, याद रखना। ठीक है, आदिवरा और धर्म यानी कि ये सिक्का भी इन्होंने चलाया था, ये भी याद रखिए। इस सिक्के का क्या नाम था, द्रम्मम, और ग्वालियर परिस्थिति में इसका उल्लेख भी मिलता है ना, ग्वालियर परिस्थिति में इसका उल्लेख मिलता है। साथियों, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैं कोई हिंदी का टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलने का, उच्चारण का प्रयास करूँ या फिर शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास करूँ। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेक्शन के लिए काबिल है। इतना काफ़ी है ना। और आगे चलते हैं। रणहस्तिन की उपाधि किसे मिलती है, वस्त्रराज को मिलती है। युद्ध का हाथी, है ना। जब युद्ध होता है उसमें हाथी के समान जो खड़ा रहता है, शांत, निडर और डटकर मुकाबला करने के लिए खड़ा रहता है, वह आदिवरा, और यह वस्त्रराज को उपाधि मिली हुई है। इसका उल्लेख उद्योतन सूर्य के ग्रंथ कुल्यमाला में मिलता है ना। तो ये नोट्स बहुत सफिशिएंट है और बहुत अच्छे नोट्स है। कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, तो ये नोट्स आप पढ़ते चलिए। ठीक है, अब देखो प्रमुख विदेशी यात्री और आक्रांताओं की जो सारणी है वो इस प्रकार से है। हैनसांग आया था नरभट्ट के काल में, है ना। सुलेमान मिहिर भोज के काल में आया था। अल मसूदी महिपाल प्रथम के काल में आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय कौन सा है,
ये भी आप देख सकते हैं। इनकी जो पुस्तक है देखो, हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, सी यू की, हेनसांग है ना, सी यू की इनकी पुस्तक का नाम है। और यात्रियों का पंडित किसे कहते हैं, है ना, यात्रियों का पंडित किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, हेनसांग होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा देखो, सभी की पुस्तक और सभी के बारे में बताया गया है कि देखो, मिहिर भोज को क्या बताया था सुलेमान ने, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। किसने बताया था, सुलेमान ने बताया था। सुलेमान एक अरब व्यापारी और इतिहासकर्ता थे, और ये तो संत आदमी थे, इसलिए इन्हें हेनसांग को यात्रियों का पंडित कहते हैं। अल मसूदी बगदाद और अरब का भूगोलवेता थे, भूगोलवेता। और इन्होंने जो पुस्तक है उसमें जाहिर सी बात है जो कि क्षेत्र विशेष को लेकर यहाँ पे वर्णन किया गया है, और गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। ये कौन सी पुस्तक है, जरूर याद रखें, है ना, मुरुज उल जहब इनकी पुस्तक का नाम है। और अल गुज्जर और यहाँ के राजा, देखो इसने प्रतिहार साम्राज्य को अल गुज्जर और यहाँ के राजा को बोरा, जो शायद आदिवरा या अपांस कहा है, कहकर पुकारा। इसने राजा महिपाल की विशाल सेना और साम्राज्य की समृद्धि की जमकर तारीफ की है ना। यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब देखो, महमूद गजनबी किसके शासनकाल में आया था, एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया है ना, राज्यपाल के शासनकाल में। किसके काल में, राज्यपाल। ये गुज्जर प्रतिहार वंश का ही एक शासक है, ये भी आप याद रखना है। तो कब आए थे ये भी आप याद रखना है, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप देख सकते हैं ना साथियों। आगे चलते हैं। देखो आगे जो है वो है हमारी उत्तरवर्ती एवं छूटे हुए प्रमुख शासक। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के ही हैं। जैसे कि रामभद्र के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सा क्वेश्चन बनता है, नागभट्ट द्वितीय का पुत्र और मिहिर भोज का पिता, ये रामभद्र था। और यह कमज़ोर शासक था, मैंने आपको बताया, ये कमज़ोर और आलसी प्रवृत्ति का शासक था रामभद्र, ठीक है। और मिहिर भोज ने इन्हें ख़त्म कर दिया था। मिहिर भोज पितरहंता के नाम से भी जाना जाता है। भोज द्वितीय कौन थे, महेंद्रपाल प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा था कौन, भोज द्वितीय। लेकिन उनका शासनकाल बहुत ही छोटा और गृह युद्ध से ग्रस्त रहा है। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बताया, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, और देखो राज्यपाल के शासनकाल में ही यह भारत आए थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। यशपाल थे, और यशपाल कौन थे, गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, यशपाल अंतिम शासक थे। यही सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कन्नौज पर गढ़वाल राजवंश का अधिकार हो जाता है ना। अभी ये पूछा जाए कि प्रतिहार राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आता है, तो गढ़वाल राजवंश प्रतिहार राजवंश के बाद आता है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्रतिहार का प्रशासनिक केंद्रीकृत और सामंती व्यवस्था का मिश्रण है। केंद्र कौन सा है, देखो प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख राजा होता है। देखो केंद्र है ना, शब्दावलियाँ है प्रतिहार राजवंश को लेकर। केंद्र, इसमें क्या लिखा हुआ है ना, मुक्ति प्रांत, मंडल क्या लिखा हुआ है, ग्राम। देखो कला और स्थापत्य के बारे में बात करें तो ओशिया की मंदिर, जोधपुर सूर्य मंदिर, हर मंदिर, और कौन से सचिवाई माता है। और प्रतिहार कला के बेजोड़ उदाहरण है ये, है ना। प्रतिहार मतलब गुज्जर प्रतिहार, देखो मंदिर निर्माण की भी कई शैलियाँ होती है, जिसमें गुज्जर प्रतिहार शैली भी है ना। और ये आप मंदिर देख सकते हैं साथियों। मैं एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा कि सीधी सी बात है, आपकी एग्ज़ाम के समय थोड़े कम बचा है, आप एक बार देख रहे हो और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए साथियों। अगले शासकों की ओर चलते हैं। देखो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो हरिश्चंद्र के बारे में मैंने आपको बताया, हरिश्चंद्र कौन थे वो मैंने आपको समझा दिया था ना। आदि पुरुष थे, है ना, ब्राह्मण थे ये, और इनकी 2 पत्नियां थी। नागभट्ट प्रथम नागभट्ट प्रथम कौन थे, बहुत ही पराक्रमी शासक थे। नरभट्ट कौन थे, पिल्लो पिल्ली की उपाधि मंडोर। हेनसांग, यह नाम दिया था हेनसांग ने ना, पेलो पिल्ली नाम दिया था, ठीक है। और राजधानी के बारे में बताया, वस्त्राज रणस्तिन के नाम से। नागभट्ट द्वितीय बहुत ही क्या थे, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी शासक थे। परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि इन्हें प्राप्त है। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज को प्राप्त है। कन्नौज की स्थायी राजधानी, और कन्नौज पर कुछ समय तक नहीं, बहुत लंबे समय तक मिहिर भोज का भी क्या रहा था, शासनकाल रहा था। साथ ही में एक आपको बता दूं, गुज्जर प्रतिहार वंश में सबसे ज़्यादा अगर कोई पराक्रमी शासक मुझे लगता है, मैं मेरी बात करूँ तो मुझे लगता है नागभट्ट द्वितीय लगता है ना। लेकिन हमारे
जो गुज्जर समाज के लोग हैं वो ज़्यादातर किसको मानते हैं, मीर बोझ को मानते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। महेंद्रपाल प्रथम जो कौन थे, देखो रघुकुल मुक्तामणि के नाम से कन्नौज इनकी राजधानी थी, और राजशेखर इनके दरबारी कवि थे, है ना, राजशेखर। अब इनकी की पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाए तो मैंने अभी आपको बताया था इनकी पुस्तक के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे है कौन सा, राज्यपाल, है ना, कन्नौज। अब देखो यशपाल कन्नौज, देखो शासन एक बार जो कन्नौज पर राजधानी आ जाती है, स्थायी राजधानी कौन बनाता है, ये बनाते हैं नागभट्ट, है ना, नागभट्ट स्थायी राजधानी, उसके बाद कन्नौज ही चलती है, उसके पहले देखो बदलती रहती है। और हमने स्टार्टिंग में राजधानी को लेकर ही चला था, मैं क्वेश्चन आपको बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मंडोर के बाद में उज्जैन के बाद में देखो फिर उज्जैन के बाद में कन्नौज के बाद में देखो स्थायी कन्नौज बन जाती है। यशपाल अंतिम शासक था। अगले पेज के ऊपर चलते हैं, और हमारा जो गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो अन्य जो कुछ बातें थी वो मैं यहाँ पे क्लियर है, जैसे कौन किसकी, मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश में जो हरिश्चंद्र थे उनकी 2 पत्नियां थी उनके बारे में, और जो उनके पुत्र थे उनके बारे में, और कुछ जो उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, पहले भी पढ़ लिया है, और ये थोड़े। अब हम चौहान राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान राजवंश में अग्निकुंड के सिद्धांत, और देखो अग्निकुंड के साथ साथ ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सिद्धांत, वैदिक आर्यों की संतान, विदेशियों की संतान, ये सेम चीज़ हमने एक बार पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने राजपूत उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे वो अध्ययन किए थे। अब देखिए साथियों, इसमें आगे चलते हैं सीधा, पहले टॉपिक शाकंभरी के चौहान राजवंश की ओर चलते हैं। देखो बिजोलिया अभिलेख में इसमें प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है, जैसे कि जबालीपुर जालोर हो गया, शाकंभरी हो गया, शाकंभरी सांबर सिरीमाल भीनमाल अहि छत्रपुर नागौर। अजय राज इसके प्रमुख शासक थे। अजय राज का शासनकाल यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे वो इंपॉर्टेंट है, देखो अजय प्रिय इनके सिक्के चले थे, और कौन से सिक्के थे, चांदी और तांबे के सिक्के थे, है ना। अर्ज मातंग, ठीक है, अर्ज मातंग, देखो सालार हुसैन को परास्त कर इन्हें उपाधि मिली थी अर्ज मातंग की। अर्णोराज के बारे में लिखा हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज के बारे में मैं आपको सीधे से बता दूं जानकारी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसने तुर्कों व मालवा के नरवर्मन को परास्त किया तथा सिद्धराज चालुक्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देवबोध और धर्मबोध इनके दरबारी विद्वान थे। विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला जो शासक था वो यह था, कौन सा, विग्रहराज चतुर्थ। देखो इसने जबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित कर दिया। इनके जो प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे सोमदेव, जिन्होंने एक क्या लिखा था, एक नाटक की रचना की थी जिसमें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में भी लिखा हो, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिखा हुआ ललित विग्रह नाम था। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा, सोमदेव ललित विग्रह, सोमदेव ललित विग्रह। आगे चलते हैं, जैनक भट्ट ने क्या किया था, कवि बांधव कटि बंधव की उपाधि दी तथा देखो किलहौण ने इनकी तुलना कालिदास व बहुभूति से की है। ठीक है, जैनक भट्ट ने कौन सी, कवि बांधव की उपाधि दी, और तुलना किससे की, कालिदास और बहुभूति से तुलना की। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बता दूं, 11 वर्ष की कम उम्र के अंदर ये शासक बन जाते हैं। इनकी माँ का नाम कपूर देवी के संरक्षण में ये शासक बना था। सैन्य अभियान के बारे में बात करें तो यहाँ पे सैन्य अभियान के बारे में लिखा हुआ है। महोबा के युद्ध में आला उदल को वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। आला उदल, है ना, परमर्दी देव चंदेल के ये क्या थे, सेनापति थे, आला और उदल, इतना मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और आगे चले तो पृथ्वीराज ने देखो पृथ्वीराज को एक दल पुंजन यानी कि विश्व विजेता की उपाधि भी प्राप्त है ना। और भीमदेव सोलंकी के साथ भी इनका संघर्ष हुआ है। अब देखो इनके समय में 2 त्रैन के युद्ध होते हैं। दूसरे त्रैन के युद्ध में ये क्या होते हैं, हार जाते हैं, है ना। पृथ्वीराज तृतीय दूसरे त्रैन के युद्ध में हार जाते हैं। किससे हारते हैं, मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। और कब हुआ था ये युद्ध, एक तो हुआ था 1191 1192 के अंदर हुआ था। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आगे हमें इसके बारे में मिल जाएगा। अब रणथंभौर के चौहान वंश है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने एक कथन भी कहा था जब वह क्या किए थे, हम्मीर देव चौहान से युद्ध कर रहे थे। अब वो क्या है, किले पे चढ़ के जीत तो सकते नहीं थे। किले कौन सा था, किले का नाम था रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर वाला किला था, इसको जीत नहीं सकते थे क्योंकि उस समय किलों पे चढ़ाई करना बहुत ही कठिन था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने एक कथन कहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो के मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक कथन कहा था। ठीक है, तो साथियों बरसात आ चुकी है और
साथियों तो देखो, आगे की क्लास के जितने भी नोट्स है वो आप नोट्स ले सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम नंबरों पे मैसेज डाल सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।